हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग देख रहे थे अपने 1200 क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी, एनए के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बायोलॉजी के, तो यहाँ से ही हम लोग देख रहे होंगे। सारे टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके थे कि कौन कौन से हमारे सिलेबस में टॉपिक हैं, और उसी के हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस को भी देख रहे थे। तो कुछ टॉपिक जो हम लोगों ने कल क्वेश्चन देखे थे, तो आज हम लोग इसी के बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन बस आपको सारे क्वेश्चंस देखते हुए चलने हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे होंगे एनए में, इन्हीं क्वेश्चन की सीरीज जो हमारी चल रही है 1200 की, इसी में से आप क्वेश्चंस देख रहे होगे। ठीक है, तो आप सभी लोग क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ते रहोगे, और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलोगे। तो हम लोग देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा पादप जगत में सबसे लंबी कोशिका, मतलब जो हमारा क्या है, द लॉन्गेस्ट सेल इन द प्लांट किंगडम। जो प्लांट किंगडम है, इसमें सबसे बड़े जो बात की गई है कि पादप जगत में सबसे लंबी कोशिका। तो कोशिका आप सभी लोग जानते हो बेटा, सेल जो हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण इकाई हो जाती है, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट कह सकते हो कि जीव एक जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम सेल कहते हैं, और जिसकी खोज करने वाले व्यक्ति रॉबर्ट हुक थे। तो ऑप्शन दिए गए आपको, चालिनी नलिका जिसे आप सीप ट्यूब कहते हो, दूसरा ऑप्शन दिया गया वेसल, तीसरा दिया गया स्केलेनकाइमा फाइबर, और लास्ट ऑप्शन दिया गया है ट्रैकिड। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए, आपको बताना कि पादप जगत में सबसे लंबी कोशिका किसकी है। तो ऑप्शन की अगर हम लोग बेटा बात कर लेते हैं कि पादप जगत में सबसे लंबी कोशिका किसकी है, तो ऑप्शन तो हो जाएगा आपका स्केलेनकाइमा रेसा। कौन सा ऑप्शन, तो सी राइट हो जाएगा, लेकिन कुछ जो फैक्ट्स बन जाते हैं उनको हम लोग देखते हुए चलेंगे। अगर बात करें हम लोग स्केलेनकाइमा की, तो स्केलेनकाइमा आपका क्या है, ये सबसे सबसे मजबूत हो जाता है, या सबसे मजबूत कोशिका हो जाती है। तो सबसे पहले तो एक चीज लिखेंगे हम, क्या, सेल। सबसे पहले बेटा देखेंगे हम जो सेल है हमारा, ठीक है, सेल। तो बात अगर सेल की जाए, तो इसकी खोज करने वाले तो बेटा हमारे कौन हो जाते हैं, रॉबर्ट हुक। कौन हो जाते हैं, रॉबर्ट हुक। साथ ही साथ अगर बात की जाए सेल जिसका अध्ययन क्या कहलाता है, इसका अध्ययन आप कहते हो साइटोलॉजी। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। उसके बाद आपने देखा कि जो हमारी सेल थी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है बेटा, एक डेड सेल और दूसरी लिविंग सेल। डेड सेल की खोज करने वाले आपके व्यक्ति कौन थे बेटा, रॉबर्ट हुक ही हो जाते हैं। अगर साथ ही साथ आपसे पूछ लिया किस सन में, तो सन 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में खोज करने वाले डेड सेल यानी मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक के द्वारा, और लिविंग सेल जो थी हमारी, इसकी खोज बेटा की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, अगर साथ ही साथ सन पूछा जाए तो 1674। अब हम बात कर लेते बेटा किसकी, जो अपना ऑप्शन दिया गया स्केलेनकाइमा रेसा। ये स्केलेनकाइमा रेसा आप ध्यान रखोगे कि ये क्या हो जाता, तो सबसे लंबा रेसा तो है ही है, साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण या मजबूत रेसा भी हो जाता है। लिखना आप, सबसे मजबूत, सबसे मजबूत कोशिका भी हो जाती है। क्या हो जाता है, सबसे मजबूत कोशिका भी हमारी क्या हो जाती है, स्केलेनकाइमा हो जाती है। साथ ही साथ एक ऑप्शन आपको दिया गया ट्रैकिड। तो सबसे पुरानी, अगर कहा जाए कि सबसे पुरानी संवही ऊतक कौन है, तो सबसे पुरानी संवहन इकाई कौन सी हो जाती है, ट्रैकिड। लिख लेना, सबसे पुरानी, सबसे पुरानी बेटा संवहन इकाई। ठीक है, सबसे पुरानी संवहन इकाई कौन सी हो जाती, ट्रैकिड हो जाती है। और एक ऑप्शन आपको दिया गया चालकी नलिका। तो चालनी नलिका जो आपकी होती है, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये मृत होती है या जीवित, तो आप कहोगे सर कैसी होती है जो चालनी नलिका होती, जीवित होती है। जीवित होने के साथ साथ क्या इसमें नाभिक होता है, इसमें एक नाभिक नहीं पाया जाता, तो आप कहोगे सर जीवित तो होती है लेकिन नाभिक रहित होती है। क्या सर, जीवित तो होती है लेकिन नाभिक रहित, जीवित होती है लेकिन नाभिक रहित बेटा। ठीक है,
तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि सेल क्या है। तो सेल कोशिका जीव की सबसे छोटी इकाई हो जाती है। इसकी खोज करने वाले व्यक्ति हमारे बेटा कौन, रॉबर्ट हुक हो जाते हैं। और जो इसका अध्ययन है साइटोलॉजी कहलाता है। इसका विभाजन दो कोशिकाओं में होता है, एक मृत कोशिका और एक जीवित कोशिका। जो मृत कोशिका जिसे आप कहते हो डेड सेल, जिसकी खोज करने वाले व्यक्ति वही थे जिनको कोशिका का पिता कहा जाता है, रॉबर्ट हुक। इन्हीं के द्वारा सन 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की गई, जो डेड कोशिका यानी मृत कोशिका रही। और जो लिविंग सेल जीवित कोशिका, इसकी खोज की गई एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के द्वारा सन 1674 ईस्वी में। ठीक है। और साथ ही साथ ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन आपका जो इसका राइट हो जाता है ऑप्शन सी, स्केलेरेन्काइमा रेसा, जो सबसे मजबूत कोशिका हो जाती है और साथ ही साथ क्या है, ये सबसे लंबी कोशिका भी हो जाती है। अगर बात पूछा है कि ट्रैकिड क्या है तो आप कहोगे इसकी ट्रैकिड सर ये सबसे पुरानी संवहन इकाई है। सबसे पुरानी संवहन इकाई क्या हो जाती है, ट्रैकिड। और जो चालनी नलिका है आपकी, तो चालनी नलिका ध्यान रखना, चालनी नलिका जो होती है आपकी जीवित होती है, लिविंग होती है, लेकिन इसमें नाभिक नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर वाहिका की पूछ ली जाए तो वाहिका आपकी क्या, सबसे चौड़ी संवहन इकाई है। क्या है, सबसे चौड़ी संवहन इकाई है। तो ऑप्शन बेटा यहाँ से आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसे आप कहोगे स्केलेरेन्काइमा रेसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि बताओ प्लास्टिड्स केवल किस में पाया जाता है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन। तो ध्यान रखना, अगर बात की जाए प्लास्टिड की तो जो प्लास्टिड है ये किस में पाया जाता, तो ये पाया था बेटा प्लांट सेल यानी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो लिखेंगे हम लोग जो हमारा प्लास्टिड्स है, प्लास्टिड्स किस में पाया जाता है बेटा, तो आप कहोगे प्लांट सेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, तो प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है। यानी पादप कोशिका, पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है। पादप कोशिका में पाया जाता है। तुमसे पूछा जाएगा क्या कि बताओ प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे सर प्लास्टिड हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, लिखना कौन कौन से प्रकार हैं हमारे 3 बेटा। एक हमारा हो जाता है क्लोरोप्लास्ट, एक हो जाता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, एक हो जाता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, दूसरा हो जाता है बेटा क्रोमोप्लास्ट, दूसरा हो जाता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। तीसरा जो हो जाता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या हो जाता है, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। जो हमारा प्लास्टिड है ये किस में पाया जाता है, तो ये प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में पाया जाता है। और जो हमारे प्लास्टिड हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। अगर पूछा है इसमें सबसे बड़ा कौन सा प्लास्टिड होता है, तो कहोगे सर क्लोरोप्लास्ट हमारा सबसे बड़ा हो जाता है। क्या, जो क्लोरोप्लास्ट है, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है बेटा, क्लोरोप्लास्ट है जो हमारा, ये सबसे बड़ा हो जाता है। सबसे बड़ा प्लास्टिड, सबसे बड़ा प्लास्टिड हो जाता है। ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा हो जाता है, तो हमारा क्लोरोप्लास्ट हो जाता है। पूछा तुमसे ये भी जाएगा कि बताओ ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो कहोगे सर क्लोरोप्लास्ट में हमारा क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है। क्या, लिख लेना, इसमें हमारा क्लोरोफिल नामक पिगमेंट, क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है ना। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है। और ये जिम्मेदार किसके लिए होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए जिम्मेदार होता है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए बेटा जिम्मेदार हो जाता है। क्लियर है। मतलब जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है तो इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो इसमें पिगमेंट तो पाया जाता है, क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है। और किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार हो जाता है। ठीक है। अगर पूछा जाए इस क्लोरोप्लास्ट की खोज किस सन में की गई थी, इस क्लोरोप्लास्ट की खोज किस सन में की गई थी, तो कहोगे सन 1883 ईस्वी में। किस वैज्ञानिक के द्वारा, तो उस वैज्ञानिक का नाम हो जाता है अर्नेस्टो लेंज। कौन, अर्नेस्टो लेंज। तो इसकी खोज सन 1883 ईस्वी में किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, अर्नेस्टो लेंज के द्वारा। अर्नेस्टो लेंज के द्वारा क्लोरोप्लास्ट की खोज की गई थी। ठीक है। और इसका काम क्या हो जाता है, तो ये बेटा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देता है। ठीक है। साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि ये बना किससे होता है,
जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है किससे बना होता है, तो कहोगे ग्राना और स्ट्रोमा से बना होता है। किससे? ग्राना और स्ट्रोमा से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है? ग्राना और स्ट्रोमा से बना होता है। तो सारी बातें ध्यान रखना। और पूछ लिया क्या करता है, तो ये CO2 को ऑक्सीजन में बदलता है। CO2 को ऑक्सीजन में बदलता है। क्लियर है ना? तो सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी बेटा कि प्लास्टिड केवल किस में पाया जाता है। तो ऑप्शन तो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बेटा, पादप कोशिकाएं। पादप कोशिकाएं यानी प्लांट सेल में पाया जाता है। ये तो बात क्लियर हो गई। साथ ही साथ पूछा जाएगा कि बताओ ये हमारा जो प्लास्टिड है कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये 3 प्रकार हो गए, जिसमें से सबसे बड़ा कौन सा होता है बेटा, तो सबसे बड़ा होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की अगर बात की जाए तो इसकी खोज सन 1883 ईस्वी में हुई थी अर्नेस्टो लेंज नामक वैज्ञानिक के द्वारा। ठीक है, इसका काम पूछें तो काम क्या है, इसमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, जो किसके लिए जिम्मेदार होता है, आप सभी लोग जानते हो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए जिम्मेदार होता है। और इसका काम क्या होता है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने का काम करता है। सॉरी, किसमें? ग्लूकोज में बदलने का काम करता है बेटा। ग्लूकोज, यहाँ लिख लेना आप, ग्लूकोज। ठीक है, मतलब जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है CO2 से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। साथ ही साथ आप ध्यान रखोगे कि बना किससे होता, तो कहोगे सर ग्राना और स्ट्रोमा से ये बना होता है। क्लियर है? तो इतने पॉइंट सारे आपको ध्यान रखने हैं किसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पादप कोशिकाएं यानी प्लांट सेल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि बताओ केंद्रक केवल किस में पाया जाता है, मतलब सेंट्रोसोम इज फाउंड ओनली, मतलब जो हमारा केंद्रक है केवल किस में पाया जाता है। अभी आपसे पूछा गया था बताओ प्लास्टिड केवल किस में पाया जाता है, तो प्लास्टिड आपका किस में पाया गया था बेटा, प्लास्टिड आपका किस में पाया गया था, प्लास्टिड आपका जो था ये किस में पाया गया था, तो सर कहोगे प्लांट सेल। किस में? प्लांट सेल या पादप कोशिकाएं। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, केंद्रक की, तो केंद्रक केवल पाया जाता है किसमें, आपकी ऑप्शन नंबर ए दिया गया जंतु कोशिकाएं। किसमें? जंतु कोशिकाएं यानी एनिमल सेल। एनिमल सेल, सेंट्रोसोम ना, सेंट्रोसोम बेटा, सेंट्रोसोम ये किस में पाया जाएगा, तो ये आपका पाया जाएगा एनिमल सेल में। एनिमल सेल, ये बात तो क्लियर है। अगर आपका क्वेश्चन बन जाता कि बताओ प्लास्टिड्स किस में पाया जाता है, तो कहोगे सर प्लास्टिड्स हमारा प्लांट सेल में पाया जाता है और सेंट्रोसोम यानी केंद्रक किस में पाया जाता है, तो एनिमल सेल। ये जो आपकी हो जाती जंतु कोशिका और ये हो जाती है आपकी पादप कोशिका। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्या बन जाएंगे, जैसे आपने बायोलॉजी पढ़ना बेटा शुरू किया तो आप सभी लोग जानते हो जो बायोलॉजी शब्द है हमारा 2 शब्दों से मिलकर बन जाता है। एक हो जाता है आपका बायोस और दूसरा हो जाता है क्या, लोगस। बायोस का मतलब होता है सजीव, क्या हो जाता है, सजीव या जीवित कह सकते हो। और लोगस का मतलब हो जाता है अध्ययन, क्या हो जाता है, अध्ययन। मतलब जो सजीवों का अध्ययन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जो सजीवों का अध्ययन होता है उसी को हम बायोलॉजी कहते हैं, उसी को हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। सजीवों का अध्ययन जो होता है बेटा उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। क्लियर है ना? और अगर आपसे कहा जाए कि बताओ इस जीव विज्ञान के पिता कौन है, इस जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो आप कहोगे सर जीव विज्ञान के पिता हमारे अरस्तु यानी एरिस्टोटल, जिन्हें इंग्लिश में अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए कि क्या एरिस्टोटल भी इन्हीं का नाम है, तो इंग्लिश में इन्हें एरिस्टोटल कहा जाता है। बात क्लियर है? जो जीव विज्ञान के हमारे पिता हो जाते हैं बेटा कौन हो जाते हैं, अरस्तु। अरस्तु, इन्हीं को एरिस्टोटल भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चल के हम लोगों ने बायोलॉजी को 2 पार्ट में तोड़ दिया, 2 पार्ट में तोड़ दिया बेटा हम लोगों ने। वो 2 पार्ट हमारे कौन से हो गए, एक हो गया जूलॉजी, एक हो गया जूलॉजी और दूसरा हो गया बॉटनी। क्लियर है ना? एक हो गया जूलॉजी और एक हो गया बॉटनी। जो जूलॉजी है वो हो गया हमारा जंतु विज्ञान, क्या हो गया, वो हमारा हो गया जंतु विज्ञान। और जो बॉटनी है वो हो गया हमारा क्या, वनस्पति विज्ञान बेटा, वनस्पति विज्ञान। क्लियर ना?
जो जंतु विज्ञान की बात की जाए तो जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और जो हमारा बॉटनी है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये पेड़ पौधों का अध्ययन, मतलब जूलॉजी में एनिमल का अध्ययन, स्टडी ऑफ एनिमल, और बॉटनी में किसका, प्लांट्स का, किसका, स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो ध्यान रखना बेटा, जो जूलॉजी है हमारा इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और जो बॉटनी है इसके अंदर पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक। एक क्वेश्चन तुमसे और पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन होगा कि बताओ बायोलॉजी के तो पिता हमारे कौन हो गए, अरस्तु यानी एरिस्टोटल हो गए, लेकिन अगर बात की जाए जंतु विज्ञान तो ध्यान रखना बेटा, जो जंतु विज्ञान है उसके भी पिता हमारे कौन हो जाते हैं, उसके भी पिता हमारे अरस्तु हो जाते हैं, उसके भी पिता अरस्तु ही हो जाते हैं हमारे, ठीक है, ध्यान रखना, अरस्तु यानी एरिस्टोटल। अगर आपसे कहा जाए वनस्पति विज्ञान के पिता तो इनका नाम आप ध्यान रखोगे थियोफ्रेस्टस, क्या है, थियोफ्रेस्टस, इनका नाम आप बेटा ध्यान रखोगे, थियोफ्रेस्टस, क्लियर। ये हो जाते आपके किसके, वनस्पति विज्ञान के पिता, और ये हो जाते हैं आपके जंतु विज्ञान के पिता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई बार पूछा भी गया है, क्योंकि ये जो आपके अरस्तु थे जंतु विज्ञान के पिता थे, और जो थियोफ्रेस्टस थे ये किसके, वनस्पति विज्ञान के पिता थे। तो जो थियोफ्रेस्टस भाई साहब थे इनकी एक पुस्तक का नाम पूछा जाता है, और एक पुस्तक का नाम पूछा जाता है आपके अरस्तु यानी जो एरिस्टोटल है। तो ध्यान रखना, एक बुक एरिस्टोटल की यानी अरस्तु की, हिस्टोरिया एनिमेलियम बेटा, हिस्टोरिया एनिमेलियम, क्लियर है ना बात, हिस्टोरिया एनिमेलियम। और यहाँ से देख लो एनिमेलियम का मतलब इसमें क्या आ रहा है, एनिमल आ रहा है, मतलब ये किसके बारे में थी, एनिमल यानी जंतुओं के बारे में, किसके बारे में थी। तो ध्यान रखना ये जो पुस्तक है हिंदी में भी यही लिखा जाएगा, हिस्टोरिया एनिमेलियम, इंग्लिश और हिंदी दोनों में यही नाम था भैया, हिस्टोरिया एनिमेलियम। पूछा जाएगा किस पर आधारित है, तो ये जंतुओं पर आधारित है, मतलब इसमें किसका इतिहास है, तो जंतुओं का इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ एनिमल बेटा, किसका, हिस्ट्री ऑफ एनिमल, बात क्लियर है ना। मतलब इसमें किसका इतिहास है, तो कहोगे सर इसमें जंतुओं का इतिहास है, इसमें जंतुओं का इतिहास है, इसमें किसका इतिहास है, तो ध्यान रखोगे कि इसमें जंतुओं का इतिहास बताया गया। और जो थियोफ्रेस्टस भाई साहब थे इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, क्या है, हिस्टोरिया प्लांटेरम, लिख लेना यहाँ पर, हिस्टोरिया प्लांटेरम। सारी बातें क्लियर है बेटा। तो जीव विज्ञान के पिता हो गए अरस्तु, जंतु विज्ञान के हो गए अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के हो गए थियोफ्रेस्टस, इनकी पुस्तक का नाम हो गया हिस्टोरिया प्लांटेरम। और इसमें शब्द क्या आ रहा है, प्लांट आ रहा है, मतलब इसमें किसका इतिहास है, तो हिस्ट्री ऑफ किसका बेटा, प्लांट, मतलब इसमें पौधों का इतिहास बताया गया है, और इसमें एनिमल यानी जंतुओं का इतिहास बताया गया है। और ध्यान रखना, इन्होंने पूछा जाएगा कि कितने पौधों पर बताया था, मतलब कितने पौधों पर इन्होंने चर्चा की थी, तो लगभग 500 पौधे। अगर ऑप्शन में आपके पास आ जाए कितने पौधों पर, तो लगभग 500 पौधों पर। और ये जो थियोफ्रेस्टस भाई साहब हैं ये शिष्य थे किसके, ये अरस्तु के ही शिष्य थे, किसके शिष्य थे, ये अरस्तु के ही शिष्य थे। क्योंकि ये शिष्य जब इन्होंने देखा कि हमारे गुरु किस पर काम कर रहे हैं, जंतुओं के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ करना चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पौधों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो जब इन्होंने पौधों के ऊपर काम करना शुरू किया तो लगभग इन्होंने 500 पौधों के बारे में बता डाला, और इसका ही जो बताया गया किसमें, हिस्टोरिया प्लांटेरम में, जो इनकी पुस्तक का नाम हो जाता है। और उसमें किसका इतिहास है, तो उसमें पौधों के बारे में ही रखा गया, ठीक है। तो ये सारे बेटा जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हो जाते हैं, ये सारे फैक्ट्स आपको पढ़ के जाने हैं और अपनी कॉपी में बहुत ही अच्छी तरीके से नोट करने, ठीक है। क्वेश्चन जो आपसे कहा गया था कि बताओ केंद्रक केवल किसमें पाया जाता है, तो आप कहोगे सर केंद्रक हमारा केवल पाया जाता है जंतु कोशिकाएं यानी एनिमल सेल्स में, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जीव की जीवित सामग्री है, जो हमारा जीव है, जीव की जीवित सामग्री है, तो ऑप्शन दिए गए नाभिक, प्रोटोप्लाज्म, कोशिका, नाभिक द्रव, ठीक है। तो जो हमारा कोशिका, क्वेश्चन के हिसाब से चलें तो जीव की जीवित सामग्री, देखो दो चीजें हो जाती हैं, एक था कि जीव की सबसे छोटी इकाई तो वो हमारा सेल हो जाता है, ठीक है, या मानव जीवन की सबसे छोटी इकाई तो भी आपका सेल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए जीव की जीवित सामग्री, क्या कहा गया है, लिविंग मैटर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज,
मतलब जीवित सामग्री की बात की जाए तो वो आपका ऑप्शन राइट हो जाता है बेटा प्रोटोप्लाज्म। क्या राइट हो जाता है? प्रोटोप्लाज्म राइट हो जाता है। और अगर बात की जाए प्रोटोप्लाज्म की तो इसको सबसे पहले बताया गया था पुरकिंजे के द्वारा। किसके द्वारा? पुरकिंजे नाम के एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने बताया किसके बारे में? प्रोटोप्लाज्म में। पूछा जाएगा कि किस सन में इन्होंने बताया, तो आप ध्यान रखना बेटा 1839 ईस्वी में। लिखेंगे हम लोग कि 1839 ईस्वी में, सन 1839 में। 1839 में किसके द्वारा प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया गया? तो वैज्ञानिक का नाम ध्यान रखना पुरकिंजे। क्या नाम था इनका? पुरकिंजे। पुरकिंजे सन 1800 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया गया पुरकिंजे के द्वारा। अब ध्यान रखना है एक साथ ही साथ कि जो प्रोटोप्लाज्म शब्द है बेटा ये किन दो चीज़ों से बना? तो एक साइटोप्लाज्म और दूसरा नाभिक। मतलब साइटोप्लाज्म और नाभिक के साथ, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस बेटा नाभिक। ठीक है ना? ये क्या बनाता है? तो यही बनाता है आपका प्रोटोप्लाज्म। यही आपका बनाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लज्म, नाभिक। ठीक है, अगर पूछा है कि इसका मुख्य घटक क्या हो जाता है तो सबसे मुख्य घटक इसका बेटा पानी हो जाता है। सबसे मुख्य घटक क्या हो जाता है? सबसे मुख्य घटक इसका क्या हो जाता है? तो कहोगे सर पानी। पानी लगभग 70 से 90 के बीच कह सकते हो, 70 to 90%। ठीक है, क्या 70 to 90% होता है। ठीक है, और जीवन की सभी क्रियाएं इसमें होती हैं। किसमें? प्रोटोप्लाज्म में। अगर आपसे पूछा जाए कि जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब किसमें होती हैं, तो वो इसी में होती हैं। किसमें? प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और नाभिक का योग है बेटा, ये भी ध्यान रखना। इसको सबसे पहले किसने बताया? पुरकिंजे नाम के एक व्यक्ति हुए जिन्होंने सन 1839 ईस्वी में प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया। बात क्लियर है? ये प्रोटोप्लाज्म के बारे में सारी बातें। अन्य ऑप्शन की अगर हम लोग बात कर लें तो अभी बताया था नाभिक, आप सभी लोग जानते हो, न्यूक्लियस और कोशिका भी परिचित हो। कोशिका से अगर पूछा जाए, कोशिका से पूछा जाए जो सेल है, सेल के पिता की बात की जाए या खोज की बात की जाए तो इन दोनों की चीज़ें एक ही व्यक्ति के द्वारा की गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, लेकिन एक शब्द आता है रॉबर्ट ब्राउन, ध्यान रखना। कोशिका की खोज करने वाले हो गए रॉबर्ट हुक, लेकिन अगर बात आती है किसकी? रॉबर्ट हुक के द्वारा, तो कोशिका की गई। और अगर रॉबर्ट ब्राउन की बात आ जाती है बेटा, तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? सन 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज की थी। क्या? अगर रॉबर्ट हुक की बात आती तो कोशिका की खोज हो जाती, लेकिन अगर रॉबर्ट ब्राउन की बात आती है तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की गई थी सन 1831 ईस्वी में। क्लियर है ना? तो ठीक है, सेल की बात की गई तो सेल के साथ आप ध्यान रखना, अगर तुमसे पूछा जाए बेटा, अगर तुमसे पूछ लिया जाए क्या कि बताओ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इनको जरूर ध्यान रखना, इनको नहीं बोलना है तुम्हें। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जैविकी के पिता बेटा। कौन? सूक्ष्म जैविकी के पिता, सूक्ष्म जैविकी के पिता। ठीक है ना? ये वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कई सारे काम किए, मतलब इन्होंने जिन जिन चीज़ों की खोज की उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती, जिसे आप कहोगे सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती। ठीक है, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बेटा जो आपके हो जाते हैं वो कौन होते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो होते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक कौन हो जाते हैं? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्लियर है ना बेटा? मतलब सूक्ष्म जैविकी के जो हमारे पिता हैं, इन्होंने क्या किया? इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने सारी उन चीज़ों की खोज की जो बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। जैसे इन्होंने खोज की थी आपकी
लिविंग सेल यानी जीवित कोशिकाओं की खोज की थी सन 1674 ईस्वी में। इन्होंने ही बैक्टीरिया की खोज की यानी जीवाणु की भी की। इन्होंने ही शुक्राणु कोशिका यानी स्पर्म सेल की भी खोज की। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने बेटा किसके बारे में, सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने अपने किसके बारे में, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट रॉबर्ट ब्राउन भी आपको ध्यान रखना कि रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, केंद्रक की थी, और रॉबर्ट हुक ने बेटा किसकी की थी, सेल यानी कोशिका की खोज की थी। क्लियर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, अमीबा किससे बनता है, जो हमारा अमीबा है किससे बनता है। तो सबसे पहली चीज आप ध्यान कर लो बेटा, जो हमारा अमीबा है, अमीबा जो होता है अगर आप इसको जमीन में डाल दोगे तो ये कैसा है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखो कि इसका आकार कैसा होता है, आकार होता है अनिश्चित, मतलब इनडेफिनिट शेप का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक पॉइंट इसके लिए ये ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि जो हमारा अमीबा होता है अनिश्चित आकार का होता है। कैसा होता है, तो अमीबा हमारा होता है बेटा अनिश्चित आकार का, ठीक है ना, अनिश्चित आकार, अनिश्चित आकार का होता है, ठीक है ना, यानी इनडेफिनिट शेप, इनडेफिनिट शेप का होता है ना, इसका कोई भी आकार नहीं होता है। और साथ ही साथ ध्यान रखोगे दूसरा पॉइंट इसके बारे में कि जो अमीबा होता है ये कैसा होता, तो कहोगे सर ये एक कोशिकी होता है। अब एक कोशिकी का मतलब बेटा ये एक कोशिका से ही बना होता है, तो कहोगे जो अमीबा होता है एक कोशिकी होता है और साथ ही साथ यूकैरियोटिक होता है। तो एक फैक्ट ये भी ध्यान रखोगे कि अमीबा जो है, क्या जो अमीबा है बेटा, जो अमीबा है एक कोशिकी है, एक कोशिकी है, एक कोशिकी व यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक जीव है। क्लियर है ना। क्या आपसे अगर पूछा जाए बताओ अमीबा कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो कहोगे सर जो हमारा अमीबा है केवल एक कोशिका से मिलकर बना है, इसलिए इसको एक कोशिकी जीव कहा जाता है या यूकैरियोटिक जीव भी कहा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ तुमसे अगर ये भी पूछ लिया जाए कि बताओ जो अमीबा है इसकी खोज कब की गई थी, तो अमीबा की खोज सन 1757 ईस्वी में रोसेल वॉन रोसेनहॉफ के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, नाम ध्यान रखना, रोसेल वॉन रोसेनहॉफ के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसकी खोज सन 1757 ईस्वी में कौन, रोसेल वॉन रोसेनहॉफ, रोसेल वॉन रोसेनहॉफ बेटा, क्लियर है ना। क्या जो अमीबा होता है इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार तो आपको होता है अनिश्चित आकार का होता है यानी इनडेफिनिट शेप होता है, ठीक है। साथ ही साथ अमीबा कैसा, एक कोशिकी, मतलब एक कोशिका से मिलकर बना होता है, यूनिसेलुलर, साथ ही साथ यूकैरियोटिक जीव है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इसकी खोज कब होती है, तो इसकी खोज सन 1757 ईस्वी में रोसेल वॉन और रोसेनहॉफ के द्वारा किया था, ठीक है। अगर साथ ही साथ और भी एग्जाम्पल पूछ लिए जाएं, अन्य एक कोशिकी जीव जो है, अन्य एक कोशिकी जीव बेटा, अन्य एक कोशिकी जीव, अन्य एक कोशिकी जीव, ठीक है। जो अन्य हमारे एक कोशिकी जीव हो जाते हैं तो आप ध्यान रखना पैरामीशियम, पैरामीशियम ये भी इसी में आता है बेटा, एक कोशिकी होता है पैरामीशियम, और यूग्लिना, कौन, यूग्लिना ETC, मतलब और भी हैं। आपको जो ध्यान रखने, एक कोशिकी में तीन जो कई बार और काफ़ी आपसे एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना, एक हमारा अमीबा, दूसरा पैरामीशियम, तीसरा यूग्लिना, ये सब एक कोशिकी यानी यूकैरियोटिक हैं। बाकी सारी जानकारी आपके पास है बेटा किसके बारे में, अमीबा हमारा अनिश्चित आकार होता है यानी इनडेफिनिट शेप होता है, अमीबा एक कोशिकी है और इसकी खोज 1757 ईस्वी में रोसेल वॉन रोसेनहॉफ के द्वारा की जाती। तो सारे पॉइंट्स आपके क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट हो जाएगा, अमीबा किससे बना होता है, तो एक कोशिकी होता है, तो किससे बना होता है, एक कोशिका से मिलकर बना होता है बेटा, किससे, एक कोशिका से मिलकर बना होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि कोशिका का पावर हाउस है, ठीक है, ध्यान रखना, पावर हाउस ऑफ अ सेल,
तो सबसे पहले हम इसी को लिख लेंगे बेटा, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल या कोशिका का ऊर्जागृह, इसी को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। क्या? कोशिका का ऊर्जागृह, कोशिका का ऊर्जागृह या कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता? तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को किसे कहा जाता? तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है ना? अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जागृह या कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे सर ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज पूछ ली जाए तो ध्यान रखना 1890 ईस्वी में अल्टमान के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी। कब? सन 1890 ईस्वी में अल्टमान के द्वारा। लिख लेना बेटा, इसकी खोज सन 1890 ईस्वी में। कब? सन 1890 ईस्वी में रिचर्ड अल्टमान, इनका नाम भी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, रिचर्ड अल्टमान। क्या नाम हो जाता है? रिचर्ड अल्टमान बेटा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले 1890 ईस्वी में रिचर्ड अल्टमान हो जाते हैं और इस माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। क्या? अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें डीएनए और आरएनए, डीएनए और राइबोसोम होता है, तो कहोगे सर इसमें अपना यानी स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है। लिख सकते हो आप, इसमें क्या? अपना डीएनए और राइबोसोम, अपना डीएनए और राइबोसोम। बात क्लियर है ना बेटा? क्या? कोशिका का ऊर्जागृह या कोशिका पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है। इसकी खोज सन 1890 ईस्वी में रिचर्ड अल्टमान के द्वारा की गई थी। क्लियर है? कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स, जैसे बात की गई आपकी राइबोसोम की, किसकी? आपसे बात की गई राइबोसोम की बेटा, राइबोसोम। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जो राइबोसोम है बेटा ये क्या करता है? तो राइबोसोम हमारा करता है प्रोटीन का संश्लेषण। क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिख लेना, प्रोटीन की फैक्ट्री या फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बेटा, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इज, ठीक है, या प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है ना? जो हमारी प्रोटीन की फैक्ट्री वो क्या हो जाती है? तो राइबोसोम हो जाती है। ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली बेटा, आत्मघाती थैली या इसी को आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, इसी को सुसाइड बैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इंग्लिश में? सुसाइड बैग, सुसाइड बैग। तो बेटा ध्यान रखना ये क्या है? तो इसको बोलते हैं लाइसोसोम, 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 ठीक है। पाचन के काम में आती है बेटा। तो सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं कि कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहते हैं? तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं हम किसको? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी खोज सन 1890 ईस्वी में रिचर्ड अल्टमान के द्वारा की गई थी। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का यानी खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। अब डीएनए आप सभी लोग जानते हो, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म हो जाता है बेटा। और जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल की बात की जाए तो ये उस वैज्ञानिक का नाम भी ध्यान रखना, वॉटसन एंड क्रिक नामक दो व्यक्तियों के द्वारा दिया गया था, ठीक है, जिसे डबल हेलिक्स मॉडल या द्विकुंडलित मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। राइबोसोम की बात की जाए तो ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और अगर आत्महत्या की थैली, आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग की बात की जाए तो ये हमारा लाइसोसोम हो जाता है। जो ऑप्शन की अगर बात की जाए
एक ऑप्शन और दिया गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। तो ध्यान रखना गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये बेटा किसका काम करता है, तो ये काम तुम्हारा करता है पैकेजिंग और परिवहन का। मतलब पैकेजिंग और परिवहन का काम करने वाला कौन सा हो जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो आपसे कहा गया था बताओ कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, तो जो कोशिका का पावर हाउस है वो हमारा हो जाता है बेटा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि कोशिका का पाचन से संबंधित है। अभी देखो अभी तो बताया था कि लाइसोसोम, क्या लाइसोसोम बताया था ना, इस कहाँ से संबंधित है ये, तो लाइसोसोम आपका बेटा संबंधित है किससे, पाचन से। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं आत्मघाती थैली। सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, या आत्मघाती थैली, आत्महत्या की थैली। ठीक है, सुसाइड बैग। तो ये आपका हो जाएगा क्या, इन तीनों का जवाब बेटा क्या, इसका जवाब हो जाएगा लाइसोसोम, आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग। साथ ही साथ अगर आपसे और भी बात पूछ ली जाए कि ये किससे संबंधित है, तो ये पाचन के काम आती है। मतलब ये पाचन से, डाइजेशन से भी संबंधित है। तो ऑप्शन तो इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन तो राइट हो जाएगा डी, लाइसोसोम। और जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम को क्या कहते हैं बेटा, तो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन की फैक्ट्री, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है ना। अगर बात की जाए माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसे कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं बेटा, कोशिका का पावर हाउस या पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल बेटा। क्लियर है ना, या कोशिका का ऊर्जा गृह भी इसी को कहते हैं। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ये पैकेजिंग का काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है बेटा, पैकेजिंग व परिवहन का काम करता है ना। तो बातें सारी क्लियर हैं। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्या, लाइसोसोम, जो आपका किससे संबंधित है, पाचन यानी डाइजेशन से भी संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित अंग है। देखो वही तो अभी कहा गया था कि प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है, तो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है हमारा राइबोसोम, और इसीलिए हम लोग राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सारी बातें आपको बताई गई हैं। क्रोमोसोम्स एक शब्द आया, क्रोमोसोम आप सभी लोग परिचित हो कि क्रोमोसोम की संख्या एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितनी होती है, 23 जोड़ी होती है बेटा। कितनी, 23 जोड़ी होती है। पेयर में पूछा जाए तो 23 जोड़ी, नंबर ऑफ पूछा जाए तो 46 होते हैं। मतलब एक जोड़ी में 2, तो इसलिए नंबर ऑफ में हो जाएंगे बेटा कितने, 46, और जोड़ी में हो जाएंगे 23। ठीक है, और राइबोसोम जो आपसे पूछा गया है, राइबोसोम आपसे पूछा गया है, तो राइबोसोम आपका क्या है, यह है प्रोटीन की फैक्ट्री बेटा। क्या है, यही है आपकी प्रोटीन संश्लेषण जो करता है, यही है आपकी प्रोटीन की फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, और लाइसोसोम ये आपका हो जाता है सुसाइड बैग बेटा, सुसाइड बैग। ठीक है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आपको पता ही 1890 ईस्वी में रिचर्ड अल्टमान के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, रिचर्ड अल्टमान के द्वारा, अल्टमान के द्वारा। और ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जा गृह हो जाता है। तो सारे ऑप्शन क्लियर है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ध्यान रखना कई बार पूछी गई है, 1890 ईस्वी में होती है रिचर्ड अल्टमान के द्वारा। तो आपका ऑप्शन बेटा क्या राइट हो जाएगा, पूछा गया कि प्रोटीन संश्लेषण मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका राइबोसोम, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, क्योंकि ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा कि बताओ एंजाइमों का जैविक, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइमों का जैविक ऑक्सीकरण कहाँ होता है? जो हमारे एंजाइम होते हैं इनका जैविक ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो तुम कहोगे सर जो हमारे एंजाइम है इनका जैविक ऑक्सीकरण वहीं पर होता है जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। और ये किसे कहा जाता है? तो ये हमारा बेटा कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सारी बातें आप पढ़ चुके हो, सारे ऑप्शन आपके क्लियर हैं यहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रिया जिसको आप क्या कहते हो? पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह बेटा, कोशिका का ऊर्जा गृह इसको कहते हैं हम। इसकी खोज 1890 में होती है रिचर्ड अल्टमान के द्वारा। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स ध्यान रखना बेटा पैकेजिंग और परिवहन के काम आता है। किसके? पैकेजिंग और परिवहन के काम आता है गोल्जी, ठीक है। और राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री। मतलब यहाँ क्या होता? तो यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है। और पूछा जाए कि सबसे अधिक ऑक्सीकरण किस में होता है? तो सबसे अधिक ऑक्सीकरण सक्रिय ऊतकों में होता है। क्या ये जो ऑक्सीकरण शब्द दिया गया है सबसे अधिक किस में होता है? तो कहोगे सर जो सक्रिय क्या है हमारे सक्रिय ऊतक है, मतलब एक्टिव टिश्यू है, किस में होता है? सक्रिय ऊतकों में होता है, सक्रिय ऊतकों में होता है। बात क्लियर है ना? जो भी ऑक्सीकरण है ये किस में होता है? तो जो हमारे एक्टिव टिश्यू हैं उसमें होता है ये, ठीक है। अगर साथ ही साथ पूछ लिया जो ऊतक हैं इसका स्टडी क्या कहलाता है? जिससे आप कहोगे, जिसे कहोगे स्टडी ऑफ टिश्यूज। क्या कहोगे? स्टडी ऑफ टिश्यूज। यहाँ लिख लेना बेटा स्टडी ऑफ टिश्यू यानी ऊतकों का अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन। तो ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ध्यान रखना बेटा हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्लियर है ना ये बात? तो जो हमारे ऊतक हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। तो सारी बातें आप ध्यान रखो। आपसे जो क्वेश्चन में कहा गया था कि एंजाइमों का जैविक ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो हो जाता हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि बताओ गोल्जी बॉडी कोशिका में किसका स्थल है? जो हमारी गोल्जी बॉडी है सेल में किसका स्थल, मतलब गोल्जी बॉडीज आर द साइट्स ऑफ अ सेलुलर। ध्यान रखना बेटा ऑप्शन दिए गए आपको, एक रेस्पिरेशन, दूसरा दिया गया डाइजेशन, तीसरा दिया गया सेक्रेशन और लास्ट दिया गया है। तो ध्यान रखना गोल्जी बॉडी जो पैकेजिंग का काम करती है और परिवहन का काम करती है। तो ऑप्शन तो राइट हो जाएगा आपका क्या? श्रावण, जिसे आप सेक्रेशन बोलते हो। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि गोल्जी बॉडी की खोज किस सन में की गई थी, मतलब गोल्जी बॉडी जो है हमारा इसकी खोज किस सन में की गई थी, तो आप कहोगे इसकी खोज सर 1898 ईस्वी में, ठीक है। लिख लेना यहाँ पे गोल्जी बॉडी बेटा, गोल्जी बॉडी की खोज कब की गई थी? तो कहोगे सर इसकी खोज की गई थी सन 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी। कौन? कैमिलो गोल्जी। लिखना कब की गई थी? 1898 ईस्वी में। सन ध्यान रखना किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी ने की थी सन 1898 ईस्वी में गोल्जी बॉडी की खोज। और ये करता क्या? तो आपको अभी बताया गोल्जी बॉडी जो है ये काम करता है किसका? पैकेजिंग और परिवहन का काम करता है। किसका काम करता है? पैकेजिंग और परिवहन का काम करता है बेटा, पैकेजिंग और परिवहन का काम करता है ना, पैकेजिंग और परिवहन का काम करता है। क्लियर है ये बात? पैकेजिंग और परिवहन का काम करता है कौन? गोल्जी बॉडी। और साथ ही साथ सेक्रेशन यानी स्त्रावण का काम करता है। तो ये बातें तो आपको सारी क्लियर हो गई होंगी कि क्या है। और ध्यान रखना ये करता क्या? प्लांट में कोशिका भित्ति जो होती है हमारी, प्लांट में कोशिका भित्ति सामग्री बनाता है, यानी पौधों में कोशिका भित्ति सामग्री बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? लिख लेना पादपों में
कोशिका भित्ति, पादपों में कोशिका भित्ति, पादपों में क्या बनाता है बेटा, कोशिका भित्ति बनाने का काम करता है, यानी सामग्री बनाता है, कोशिका भित्ति सामग्री बनाता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, गोल्जी बॉडी की खोज 1898 ईस्वी में कैम्लो गोल्जी के द्वारा की गई थी और इसका काम है पैकेजिंग और परिवहन, जिसे आप सेक्रेशन या स्त्रावण कहते हो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। और ये लाइसोसोम के निर्माण में भी सहायक होता है। क्या ये जो गोल्जी बॉडी होता है किसके, तो ध्यान रखना लाइसोसोम के निर्माण में भी सहायक होता है, लिख सकते हो आप लाइसोसोम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि बताओ जंतु कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली लोचदार होने का कारण क्या है। प्लाज्मा झिल्ली जो है हमारी, आप ध्यान रखना, इस प्लाज्मा झिल्ली को हम लोग कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। और ये किससे बनी होती है, तो आप सभी लोगों को पता है जो कोशिका झिल्ली होती है फास्फोलिपिड से बनी होती है, यानी फास्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। तो यही यहाँ पे भी प्लाज्मा झिल्ली का जो लोच होता है किससे बना होता है, तो फास्फोलिपिड बाइलेयर से ही बना होता है। क्लियर ना ये बात, तो लिख लेंगे हम लोग बेटा, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है हमारी, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा होती है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये तो बात पता ही है आपको। जो हमारी क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली होती है, इसको हम लोग कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है। साथ ही साथ अगर तुमसे पूछा जाए ये किससे बनी होती हैं, तो तुम कहोगे सर ये बनी होती है फास्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती हैं। लिख लेना, फास्फोलिपिड बाइलेयर, फास्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है। किससे बनी होती हैं, तो ध्यान रखना ये जो बनी होती है बेटा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। कौन, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। ठीक है। आपसे ऑप्शन दिए गए लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जल। ठीक है। तो ऑप्शन तो आपका राइट हो जाएगा क्या, लिपिड। क्योंकि क्या कहा गया है कि जो प्लाज्मा झिल्ली का लोच है किससे, लिख सकते हो यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली का लोच, प्लाज्मा झिल्ली का लोच किससे बना होता है, तो कहोगे सर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना होता है। और प्लाज्मा झिल्ली को ही हम लोग कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। वाटर आप सभी लोग जानते हो, जल जिससे वाटर H2O कहते हैं। और प्रोटीन पूछा जाएगा कि सर्वाधिक प्रोटीन किसमें होता है, तो सर्वाधिक प्रोटीन आपका दालों में होता है। दालों में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। ठीक है। तो ध्यान रखना दालों में। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बेटा कौन, ऑप्शन नंबर ए लिपिड। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा कि समान उत्पत्ति, संरचना और कार्य वाली कोशिकाओं का समूह, कह रहा कि समान उत्पत्ति, संरचना और कार्य वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और कॉल्ड, क्या कहलाता है, तो ये ध्यान रखना बेटा, समान उत्पत्ति या संरचना की बात की जाए तो उसे हम कहते हैं टिश्यू यानी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ऑप्शन तो आपका हो जाएगा टिश्यू यानी ऊतक जिसे कहते हो। और स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ टिश्यू इज, स्टडी ऑफ टिश्यू यानी ऊतकों का अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा, तो ध्यान रखना हिस्टोलॉजी कहते हैं इसको। ऊतकों का जो अध्ययन होता है क्या कहते हैं इसको, तो हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। ठीक है। और ध्यान रखना ऊतकों की जो अवधारणा थी कब दी गई थी, तो जो ऊतक हैं इनकी अवधारणा मतलब इसके बारे में सन 1801 ईस्वी में बताया गया था। और वैज्ञानिक का नाम पूछा जाए तो उस वैज्ञानिक का नाम बिचैट हो जाता है। क्या, बिचैट। ऊतकों के बारे में कब बताया गया था, तो सन 1801 ईस्वी में बेटा। वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाता है पूछा जाए तो उस वैज्ञानिक का नाम हो जाता है हमारा बिचैट। ठीक है। ऊतकों का जो अवधारणा या ऊतकों के बारे में बताया गया सन 1801 ईस्वी में,
क्या वैज्ञानिक का नाम पूछा जाए तो ये हो जाता है बिचैट, ठीक है, क्या हो जाता है बिचैट। कोशिका झिल्ली आप सभी लोग जानते हो, कोशिका झिल्ली जिसे हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, और ये किससे बनी होती है तो फास्फोलिपिड बाइलेयर से बनी हुई होती है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, इसी को हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। और किससे बनी होती तो फास्फोलिपिड बाइलेयर से बनी हुई होती है। ये ध्यान रखना बेटा, हिस्टोलॉजी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और आगे भी पूछे जाने की संभावना है इसकी, ठीक है। और अन्य नाम इसका हिस्टोस ग्रीक भाषा में होता है। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ऊतक, ऊतक यानी टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा हम बात करेंगे, कह रहा बताओ विभज्योतक मेरिस्टेमेटिक ऊतक कहाँ पर पाया जाता है। द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फाउंड इन, ऑप्शन है आपका पहला बढ़ते क्षेत्र में, दूसरा है संवहन बंडल, तीसरा लीव्स पत्तियां, एंड लास्ट है नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन इसका जो है क्या हो जाएगा, बढ़ते क्षेत्र यानी ग्रोइंग रीजन। ध्यान रखना बेटा क्या हो जाएगा, ग्रोइंग रीजन। ऑप्शन क्या था, मेरिस्टेमेटिक। तो ध्यान रखना इसकी खोज कब हुई थी, सन 1858 ईस्वी में। किसने की थी तो नागेली नामक एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा की गई थी। तो क्या हो जाएगा मेरिस्टम, बेटा ध्यान रखना तुम, मेरिस्टम, क्या मेरिस्टम, ठीक है। क्योंकि क्या है यहाँ पे देखो मेरिस्टमेटिक ऊतक, तो इसको क्या शॉर्ट में मेरिस्टम, इसकी खोज पूछी जाएगी। तो ध्यान रखना इसकी खोज कब होती है तो वर्ष हो जाता है बेटा आपका सन 1858 ईस्वी। कब, सन 1858 ईस्वी। और वैज्ञानिक का नाम हो जाता है बेटा नागेली, क्या नागेली, ठीक है। तो मेरिस्टम की खोज पूछी जाए सन 1858 ईस्वी में, नागेली के द्वारा की गई थी, ठीक है। और ऑप्शन क्या है आपका बढ़ते क्षेत्र में, मतलब किस पर की गई थी तो ग्रोइंग रीजन में की गई थी। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बढ़ते हुए क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन दिया गया पत्तियां, लीव्स से आप सभी लोग परिचित हो। ऑप्शन बी दिया गया संवहन बंडल, वेस्कुलर बंडल्स आप सभी लोग परिचित हो। और सबसे अधिक विभाजन क्षमता किसकी होती है, इसी की होती है आपकी, ठीक है। किसकी होती है, मेरिस्टम की सबसे अधिक विभाजन क्षमता होती है, ठीक है। 1858 में इसकी खोज किसके द्वारा, नागेली के द्वारा। और ये कहाँ पर पाया जाता है तो बढ़ते क्षेत्र, यानी जो ऊतक हमारे बढ़ते क्षेत्र, जैसे आप कह सकते हो शिखर या पार्श्व, ठीक है, तो उनमें ये पाया जाता है मेरिस्टम, ठीक है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ग्रोइंग रीजन, जहाँ से आप समझ भी रहे हो जब कोई चीज़ ग्रोइंग यानी जब कोई चीज़ बढ़ती है, शिखर पे पहुँचते हैं, तो वहीं पर ये उपस्थित होता है मेरिस्टम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑप्शन तो ए राइट हो जाएगा इसका। कह रहा पादप शरीर के संवहन परतें दिखाई देती हैं, जो हमारा पादप शरीर है उसकी संवहन परतें दिखाई देती हैं, वेस्कुलर लेयर्स ऑफ प्लांट बॉडी सोर्स। ऑप्शन इज रक्षात्मक ऊतक यानी प्रोटेक्टिव टिश्यू, नेक्स्ट उपकला, लास्ट है विभज्योतक, और लास्ट है डी ऑप्शन नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखो ऑप्शन बेटा इसमें ना ही आपकी दिखाई देती हैं पहला रक्षात्मक, ना ही उपकला और ना ही विभज्योतक, ये तीनों ही नहीं होती हैं, ठीक है। अगर आपसे एक पॉइंट पूछा जाए, नोट करेंगे हम लोग, नोट करेंगे, ऑप्शन तो राइट हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं पाया जाता, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे बन रहे होंगे यहाँ से देखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो संवहन परतें होती जाइलम और फ्लोएम ऊतक से बनी होती, क्या जो हमारी संवहन परतें होती बेटा किससे, जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बनी होती। तो नोट पॉइंट हम लिखेंगे क्या, जो संवहन परतें हैं हमारी, जो संवहन परतें हैं, संवहन परतें हमारी किससे, जाइलम और फ्लोएम से बनी, जाइलम एवं फ्लोएम से बनी होती, जाइलम एवं फ्लोएम से बनी, फ्लोएम से बनी संवहन ऊतक, ठीक है ना। मतलब जो संवहन परतें होती किससे, जाइलम और फ्लोएम ऊतक से बनी होती। जाइलम क्या करता है बेटा, ध्यान रखना, जो हमारा जाइलम है, जो हमारा
जाइलम है, इसका काम क्या होता है, तो ध्यान रखना जाइलम क्या करता है, तो जा से जाइलम, जा से जल, यानी ये जल का संवहन करता है। ये क्या करता है, तुमसे पूछा जाएगा बताओ जो जाइलम है ये क्या करता है, तो जाइलम हमारा बेटा जल संवहन का काम करता है। तो बचा क्या हमारा फ्लोएम, बचा क्या हमारा फ्लोएम, तो ये भोजन संवहन का काम करता है। ये क्या, भोजन संवहन का काम करता है, भोजन संवहन का काम करता है, ठीक है। और जो इसमें पूछा जाएगा कि बताओ इसमें कितने प्रकार के संवहन होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक और द्वितीयक। मतलब 2 प्रकार के संवहन होते हैं, प्राथमिक संवहन और द्वितीयक संवहन। और साथ ही साथ कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम बेटा। जाइलम का काम क्या होता है, जल संवहन करता है, और फ्लोएम हमारा भोजन संवहन का काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको तो राइट हो जाएगा कि इसमें ना ही रक्षात्मक, ना ही उपकला और ना ही विभज योतक, ये तीनों ही नहीं पाए जाते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, वो हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं यहाँ से आप देख लोगे क्या क्या बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हेपेरिन, हेपेरिन किसके द्वारा स्रावित होता है। हेपेरिन इज सेक्रेटेड बाई यकृत कोशिका, मास्ट कोशिका, तंत्रिका कोशिका और वृक्क यानी किडनी, ठीक है। तो ध्यान रखना आप बेटा, जो हेपेरिन है हमारा किससे पाया जाता है, किसमें, तो यकृत कोशिका, मास्ट कोशिका, तो ये पाया जाता है मास्ट सेल में बेटा। किसमें पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है मास्ट सेल में हेपेरिन, ठीक है। तो ऑप्शन तो इसका राइट हो जाएगा मास्ट सेल, यानी ऑप्शन नंबर बी। एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपके दिए गए, एक दिया गया किडनी, किडनी के बारे में आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे। किडनी, किडनी जिसे आप गुर्दा कहते हो बेटा, क्या कहते हो, गुर्दा। इसी को वक्र भी कहा जाता है, क्या, इसी को वक्र भी कहा जाता है, इसी को गुर्दा भी कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछी जाए कि बताओ यूनिट ऑफ किडनी, यूनिट ऑफ किडनी यानी किडनी, गुर्दा की इकाई क्या होती है, गुर्दा की इकाई क्या होती है, तो आप कहोगे बेटा क्या होती है, नेफ्रॉन, 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 क्लियर ना। जो हमारी किडनी होती है उसकी यूनिट क्या हो जाती है, उसकी यूनिट क्या हो जाती है, नेफ्रॉन। और ध्यान रखना डायलिसिस शब्द किससे जुड़ा हुआ है, डायलिसिस शब्द किससे जुड़ा हुआ है, वो इसी से जुड़ा हुआ है, डायलिसिस। डायलिसिस यानी आपकी किडनी काम करना जब बंद कर देती हैं तो उसमें क्या होता है, रक्त को शुद्ध किया जाता है, यानी रक्त को साफ किया जाता है। तो ये प्रोसेस किस में होता है, ये किडनी के लिए ही होता है। तो डायलिसिस किससे संबंधित है, हमारा किडनी, गुर्दा, वक्र, ठीक है। ऑप्शन आपसे कहा गया था हेपेरिन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो आप कहोगे सर मास्ट सेल यानी मास्ट कोशिका के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्त के उपचार में इस्तेमाल होने वाला ORS का पूरा नाम। आप सभी लोग सरकारी जितने भी हॉस्पिटल हैं, अगर आप वहाँ पर जाते हो तो आप लोग देखोगे वहाँ पर आपको एक पाउच दिया जाता है जिसे कहते हैं क्या, वो लोग वो क्या कहते हैं भैया, ORS का घोल। मतलब ये रिहाइड्रेशन के लिए होता है, जिसमें आपके शरीर में जल की कमी ना हो। ये ज़्यादातर आपको गर्मी में देखने को मिलता है। जब भी कभी आप ज़्यादा चलते हो तो आप में क्या, सांस जैसी समस्या होने लगती है, मतलब जल की कमी आने लगती है। तो इसलिए वहाँ पर आपको वो पाउच दिया जाता है ORL, जिसे आप कहते हो इसका घोल बना के पियो जाके, जल की कमी नहीं होगी, यानी रिहाइड्रेशन के लिए। तो आपसे पूछा जाए ORS का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, ORS का फुल फॉर्म बेटा हो जाता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या हो जाता है, ORL, ओरल रिहाइड्रेशन, क्या हो जाता है, रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। ORL, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ऑप्शन भी आपको दिया गया है, देखो 4 ऑप्शन दिए गए। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ये राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने, कुछ फुल फॉर्म है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे एक कंप्यूटर का होता है URL, क्या होता है, URL कई बार पूछा गया है बेटा, URL। तो आप ध्यान रखना ये क्या होता है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाता है, रिसोर्स लोकेटर। URL क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। और अगर बात की जाए ORL की, तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन हो जाता है। ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि दस्त के उपचार में इस्तेमाल होने वाला ORS क्या है, ORS
ORS बेटा, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रागी सबसे समृद्ध स्रोत है। रागी इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ, जो हमारा रागी है सबसे समृद्ध सोर्स किसका है, तो आप कहोगे सर कैल्शियम का है। किसका है, कैल्शियम का है सबसे इंपॉर्टेंट रागी, कैल्शियम। अब पूछा आपसे जाएगा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो ऑप्शन तो आपके हो जाएंगे क्या, ऑप्शन आपके बेटा हो जाएंगे बी, कैल्शियम आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन जो आयरन दिया गया, आयरन का पूछा जाए, आयरन का प्रतीक क्या होता है, तो आयरन का प्रतीक होता है बेटा 26, एटॉमिक नंबर हो जाता है Fe और 26, ठीक है, Fe प्रतीक और एटॉमिक नंबर 26। कैल्शियम का भी पूछ लिया जाए तो इसका होता है Ca यानी 20। और आयोडीन पूछा जाएगा कि बताओ आयोडीन की कमी से हमें कौन सा रोग होता है। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो आयोडीन की कमी से होने वाला बेटा घेंगा रोग है। क्या है, घेंगा, जिसे इंग्लिश में ग्वाइटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंग्लिश में ग्वाइटर कहा जाता है बेटा। ये ग्वाइटर क्या है, मतलब गला जब हमारा सूज जाता है, गला हमारा जब सूज जाता है तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्वाइटर यानी घेंगा रोग। ऑप्शन दिया गया बी कॉम्प्लेक्स, तो ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी जो है हमारा विटामिन बी, तो विटामिन बी ध्यान रखना, इसका नाम पूछा जाए तो इसका नाम हो जाता है थायमिन बेटा। क्या, थायमिन। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, बेरी बेरी बच्चों में होने वाला एक ये रोग है, ठीक है। विटामिन, कई सारे फैक्ट्स बन जाते हैं, अगर लेके चले तो देख लेना यहाँ पे। अगर बात करें विटामिन की बेटा, अगर बात हम लोग कर लें विटामिन की, तो विटामिन शब्द जो है, विटामिन की खोज करने वाले 1912 ईस्वी में सी फंक नाम के एक व्यक्ति हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, विटामिन की खोज करने वाले सन 1912 ईस्वी में सी फंक नाम के एक व्यक्ति हो जाते हैं बेटा। इनका पूरा नाम भी आपसे पूछा जाए तो सी फंक का पूरा नाम था कासिमिर फंक। क्या था इनका पूरा नाम, कासिमिर फंक हो जाता है, कासिमिर फंक हो जाता है इनका पूरा नाम। क्लियर है ना, इनका पूरा नाम कासिमिर फंक हो जाता है। और जो विटामिन है, इनकी नंबर ऑफ विटामिन की संख्या बेटा 6 होती है, A B C D E और K, ये 6 विटामिन हो जाते हैं। इसमें से कुछ वसा यानी जल में घुलनशील होते हैं और कुछ हमारे फैट यानी वसा में होते हैं, वाटर और फैट, ठीक है ना बेटा। वाटर यानी जल में घुलनशील, फैट यानी वसा में घुलनशील। जो वाटर में घुलनशील होते हैं वो विटामिन होते हैं विटामिन बी और सी, और बच्चे जो फैट में A D E और K, ये 4 विटामिन हमारे फैट में सॉल्युबल होते हैं और बचे हुए 2 इसमें हो जाते हैं वसा में। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ पानी में कौन से विटामिन घुले होते हैं, तो विटामिन बी और सी, और फैट में कौन। तो ये इतने एक्स्ट्रा फैक्ट हैं बेटा, बहुत लंबी क्लास है विटामिन की, देखेंगे हम लोग। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन तो राइट हो जाएगा कैल्शियम। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि 6 विटामिन होते हैं, 2 वाटर यानी जल में और बचे हुए फैट में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। तो आज जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इनको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने देखा है। आप अपनी कॉपी में जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट बन रहे हैं सबको नोट डाउन करते हुए चलोगे, क्योंकि ये जो 1200 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, क्वेश्चंस तो 1200 हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, मतलब इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं निकलने वाला है, ठीक है। तो बस आपको इतना तैयार करके रखना है, जितना आपको क्लास में बताया जाए आपको सभी को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए रिविजन करना है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।